गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 5.0 के लिए दोस्तों ये समान अध्ययन का सेशन दोस्तों, जो कि दोस्तों सॉल्व पेपर है टोटल दोस्तों। जितने भी दोस्तों अभी तक में एग्जाम हुए हैं 1.0 2.0 3.0 और री एग्जाम का दोस्तों, हर एक एग्जाम का दोस्तों, जिसमें हर एक एग्जाम हर एक पेपर दोस्तों प्रीवियस जीएस पूछा गया दोस्तों। तो जीएस का दोस्तों सेशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं दोस्तों, और ये भी सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, टोटल अभी तक में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। और जिसमें अभी तक हम लोग इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो चुका है। उसके बाद भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसके बाद जनसंख्या, नागरिकरण, पर्यावरण, परिस्थितिकी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान में भौतिक विज्ञान खत्म हो चुका है। उसके बाद रसायन विज्ञान भी खत्म हो चुका है। और आज हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए जीव विज्ञान, देखिए दोस्तों जीव विज्ञान हमारा स्टार्ट करते दोस्तों। इसमें पहला सेक्शन है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं से क्वेश्चन जितने सारे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर्निर्मित किस संरचना से स्पष्ट होता है दोस्तों? पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर्निर्मित किस संरचना से स्पष्ट होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों में कोशिका भित्ति के कारण दोस्तों, पौधे एवं पशु कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पौधे, पादप एवं पशु जंतु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है। यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से क्वेश्चन। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तथा 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा दोस्तों, 256। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तथा 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो 256। देखिए दोस्तों, जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है। 1 से 20 मिनट में जीवाणुविक कोशिका से 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए दोस्तों, ये 256 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव गुर्दा का कोशिका जो है दोस्तों, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। ये 2 जोड़ा होता है दोस्तों, एक जोड़ा होता है दोस्तों, एक जोड़ा होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिला में ये XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में उदाहरण गुर्दे की कोशिका एक जोड़ी XY तथा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है दोस्तों। गुणसूत्र पर जीन की दोस्तों ये रैखिक व्यवस्था होती है दोस्तों, रैखिक व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की दोस्तों ये रैखिक व्यवस्था होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र DNA एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है दोस्तों। गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है उसे एलील कहलाता है दोस्तों। DNA के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? ये दोस्तों, इसमें mRNA का दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, mRNA का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है दोस्तों? प्रतिरोधक क्षमता से ये लिम्फोसाइट होगा दोस्तों, लिम्फोसाइट। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कणिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे प्रसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है दोस्तों। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए, द्विगुणित होती है दोस्तों, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है दोस्तों, द्विगुणित होती है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है दोस्तों। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है। ये वे पौधे हैं जो ये जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवाट्स, एंथोसेरोटोप्सिडा, हॉर्नवाट्स तथा ब्रायोप्सिडा मॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है दोस्तों? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का प्रायः उपयोग करती है दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है दोस्तों? ये ग्लूकोज का उपयोग करती है फ्रेंड्स। देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है दोस्तों। तो याद रखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है दोस्तों, उत्पादन के लिए दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दोस्तों पोषक पदार्थ से क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है दोस्तों? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा दोस्तों, जीन। डीएनए का जीन दोस्तों प्रोटीन की सूचना देता है दोस्तों। डीएनए का जीन दोस्तों प्रोटीन का सूचना देता है दोस्तों। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है दोस्तों। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है दोस्तों। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है दोस्तों, जैसे पुरुष या महिला लिंग व आँख का रंग दोस्तों। तो डीएनए का कौन सा प्रोटीन सूचना देता है फ्रेंड्स? तो ये जीन, याद रखिए दोस्तों, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है दोस्तों। ये होता है पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है दोस्तों, ये पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड बहुल शर्करा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जोड़ने से बनता है। ये जानवरों, कवक एवं बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही है दोस्तों, कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में ये भंडारित होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका सोल्यूशन देखिए, भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो C6H12O6 + 6O2 इक्वल टू दोस्तों 6CO2 6H2O 38 ATP 673 कैलोरी ऊर्जा दोस्तों इसमें निकलता है दोस्तों, 673 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है दोस्तों? वह है एमाइलेज। एक एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा मिलता है दोस्तों? ये एमाइलेज मिलता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है। यह भोजन में मौजूदा स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। देखिए, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है दोस्तों। एमाइलेज भोजन, देखिए, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू हो जाता है दोस्तों। याद रखिए, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कोबाबाल्मिन है दोस्तों, कोबाबाल्मिन है दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक दोस्तों कोबाबाल्मिन है दोस्तों। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 13 प्रकार के विटामिन हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील को BC दोस्तों, और वसा में घुलनशील को ADE के मान रहे हैं। इसे 13 प्रकार के विटामिन इसे 2 भागों में बांटा गया। एक
जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन सा है, BC है, और वसा में ADE है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम को देख लीजिए आप लोग। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन हो गया, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन हो गया, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन हो गया, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन हो गया, और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन E हो गया टेकोफेरॉल हो गया, और विटामिन K फिलोक्विनोन हो गया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए अनुवांशिकी तथा विकास से क्वेश्चन। देखिए अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है दोस्तों। अनुवांशिकता देखिए दोस्तों अनुवांशिकी को संदर्भित करता है दोस्तों, जेनेटिक्स को ये संदर्भित करता है। सोल्यूशन देखिए इसका, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिकता लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसे अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, और अनुवांशिकता गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये की गई थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। सोल्यूशन देखिए इसका, 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक को दिया गया है। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों जीन मानचित्रण दोस्तों, ये कहलाती है जीन मानचित्रण कहलाती है दोस्तों। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये अनुवांशिकता कहते हैं दोस्तों। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, ये अनुवांशिकता कहते हैं दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, हेरेडिटी कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव जगत का वर्गीकरण देखिए दोस्तों, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है दोस्तों, तो याद रखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स यह त्रिस्तरीय और इन्हें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है दोस्तों। देखिए दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। इनका शरीर गोल नालवत या तार सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु वयस्क में पंचतई और यह हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमाथी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी, जिनसे कि 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं, जल संवहनी, हिमल तथा पेरीहिमल। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा पादप कार्यकी होगा दोस्तों। पादप वर्गीकी नहीं होगा, न ही इकोलॉजी होगा दोस्तों, पादप प्लांट फिजियोलॉजी होगा, पादप कार्यकी होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेरा जगह से देखिए तो क्वेश्चन देखिए, मृत जीवों के अपघटक है। मृत जीवों का अपघटक क्या है दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा दोस्तों। वायरस, जीवाणु, कवक। देखिए वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। नेक्स्ट है
कवक जगत से क्वेश्चन देखिए, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है दोस्तों। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है तो सहभोजिता कहलाता है दोस्तों। सहभोजिता कहलाता है, कॉमेंसेलिज्म कहलाता है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है दोस्तों। सहभोजिता कहलाता है दोस्तों। सोल्यूशन है फ्रेंड्स, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक के बीच की परिस्थिति सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं दोस्तों। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक के बीच की परिस्थिति सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। तो याद रखिएगा, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थिति में कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सहभोजिता कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है दोस्तों? ईस्ट में, अम्बिवाम प्लाज्मोडियम में किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है फ्रेंड्स ईस्ट में होता है दोस्तों। ईस्ट में, ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, ईस्ट में मुकुलन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है फ्रेंड्स। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, मुकुलन बडिंग एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुल बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत। देखिए पादप जगत से क्वेश्चन दोस्तों, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं दोस्तों? कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक से अधिक दोस्तों, एक से अधिक। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, यांत्रिक उत्तकों की अनुपस्थिति और वायुतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। यांत्रिक उत्तकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने में मदद करती है। एरेंकाइमा वायुतक की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है: जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद एवं जल में पोषण अवशोषण में मदद करती है। अतः एरेंकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने की मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती, बल्कि यह एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियाँ, घास एवं फूलदार पौधों में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं दोस्तों? तो उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ये सब बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है दोस्तों? तो दलहन एक फलीदार फसल है दोस्तों। ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है दोस्तों, ये दलहन है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में दलहन एक फलीदार फसल मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं, जब सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है दोस्तों? लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है दोस्तों? तो लेग हीमोग्लोबिन है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधों और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडेम्बिट्स कहा जाता है कि टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे दोस्तों? तो ये रूस में पाए गए थे फ्रेंड्स, रूस में। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडेम्बिट्स कहा जाता है कि टिलियाडेम्बिट जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए दोस्तों? तो ये रूस में पाए गए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडेम्बिट्स कहा जाता है कि टिलियाडेम्बिट जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टिलियाडेम्बिट्स ईयरविंग जैसे कीड़े हैं दोस्तों। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जंतु जगत। देखिए दोस्तों, जंतु जगत से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है दोस्तों? टोड, मगरमच्छ, मछली, दादुर। कौन सा दोस्तों गर्म खून? ये सब दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी
गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण दोस्तों मछली, सरीसृप, उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी ये दोस्तों पक्षियों का अध्ययन दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑर्निस पक्षी और लॉजी सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास, स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवाज़, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप आकारिकी में दोस्तों, पादप आकारिकी में है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है दोस्तों क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है दोस्तों, प्राइमरी कंज्यूमर। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है प्राथमिक उपभोक्ता है। सोल्यूशन इसका देखिए, खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंध दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तब निवारक। देखिए शाकाहारी होगा तब मांसाहारी, तब सर्वाहारी, तब निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तथा द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले तृतीय उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? वनस्पतिक हार्मोन इसमें से कौन होगा? देखिए इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। सोल्यूशन इसका है साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिब्रेलिन, एथिलीन और एवं एब्सिसिक एसिड आदि है। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। देखिए इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है दोस्तों? तो ये बंधा जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल। तो देखिए दोस्तों कोशिका जल कैपिलरी वाटर के जड़ों को मृदा से पानी मिलता है दोस्तों। देखिए वृक्ष की जड़ों को कोशिका जल से पानी मिलता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों के जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती है, इस जल को कोशिका जल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? तो परागकण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं दोस्तों? तो पराग कोष में परागन होते हैं, परागकण होते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, पुंकेसर में एक द्विपालिका रचना होती है। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण की वास्तविक नर युग्मक होता है दोस्तों। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण की वास्तविक नर युग्मक होती है दोस्तों। याद रखिए परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों। ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, स्टोमेटा हो गया पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागन होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सूखे होते हैं, सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, ये सूखे होते हैं दोस्तों, सूखे। सोल्यूशन देखिए इसका, जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे ड्राई होते हैं। जल परागकण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है तो क्या है दोस्तों? ये वायुदाब, कोशिकत्व, ऑस्मोटिक दाब। देखिए कैपिलरी होगा दोस्तों, कैपिलरिटी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दे दिया है। सी में क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक दाब। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग सोल्यूशन देखें। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह इनवार्ड फ्लो को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी की जड़, बालों, हेयर रूट्स में प्रवेश करता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है जबकि जड़, बाल, कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका परासरण सेल ऑस्मोसिस द्वारा कॉर्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्मोटिक दाब।
पौधों की जड़ों में मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। मृदा से जल जो पौधों की जड़ में जाता है ये ऑस्मोटिक दाब के कारण जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन, अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व, संधियाँ, पूर्ण कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला आदि। नेक्स्ट है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? कार्पेल कहलाता है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है? ये कार्पेल। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है दोस्तों? ये कार्पेल कहलाता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है दोस्तों? हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है दोस्तों? हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हिमालयन यू देखिए जम्मू और कश्मीर तथा असम, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए तो इसमें से ए नंबर सही होगा। हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और असम आगे बीच में ये कट गया। उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश फिर ये भी कट गया। तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। देखिए हिमालयन यू नामक औषधीय पौधे भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। देखिए हिमालयन नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांट, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक की दोस्तों एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के तंत्र दोस्तों। मानव शरीर के तंत्र से क्वेश्चन, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होता है दोस्तों? मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिए, इसमें सिलियरी मसल्स के कारण होता है। सिलियरी मसल्स के कारण ये परिवर्तन होता है दोस्तों, सिलियरी मसल्स के कारण। देखिए मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस दूरी करना। देखिए मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है। यही होगा दोस्तों सिलियरी मसल्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? थायराइड, पिट्यूटरी, उसके बाद लैक्रिमल और डी। उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनमें स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियाँ अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्न है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि हो गया दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हो गया, और उसके बाद ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि हो गया दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि व पिनियल बॉडी हो गया दोस्तों, पिनियल बॉडी हो गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सब दोस्तों क्या है फ्रेंड्स? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों। और उसके बाद देखिए लैक्रिमल ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आंखों की सतह को साफ और सुरक्षित रखती है, क्योंकि यह इसे चिकना व नम बनाता है। इन लैक्रिमल स्रावों सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है दोस्तों? रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, प्लाविका, प्लाज्मा, लसिका, लिम्फ। तो दोस्तों इसमें रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन बी बिम्बाणु होना चाहिए दोस्तों। रक्त प्लाज्मा, प्लाविका दोस्तों, प्लाज्मा दोस्तों। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? ये प्लाज्मा तरल माध्यम होता है दोस्तों, तरल माध्यम। देखिए रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग और शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती है।
प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं दोस्तों? पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा, ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 एमिनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है दोस्तों। शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस तथा क्वार्सियोकर नामक रोग इसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। प्रोटीन कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? मेरास्मस तथा क्वार्सियोकर नामक रोग होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है दोस्तों? तो ये दात्र कोशिका रक्तता में दिखता है दोस्तों। दात्र कोशिका रक्तता में ये दिखता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है दोस्तों? तो दात्र कोशिका रक्तता में ये दिखता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन दात्र कोशिका रक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका रक्तता सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है, जिसे हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दात्र कोशिका रक्तता दोस्तों ये रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन है दोस्तों, ये दात्र कोशिका रक्तता में दिखता है दोस्तों। सोल्यूशन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? यकृत में। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है दोस्तों। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? ये यकृत है। सोल्यूशन देखिए इसका, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं, तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो ये यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल यकृत है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ये सेरेबेलम। सेरेबेलम ये शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, ये सेरेबेलम। सॉल्यूशन देखिए इसका, अनुमस्तिष्क अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। तो देखिए, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवाहिका ये दोस्तों गर्भाशय जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। शुक्रवाहिका जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय, अंडाशय है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शुक्रवाहिका वेस्ट डिफरेंस नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियाँ मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। ये शुक्राणुओं की आगे बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्मानुकुंचन कहलाती है। कर्मानुकुंचन कहलाती है दोस्तों। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? कर्माकुंचन कहलाती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कर्माकुंचन कहलाती है। यह गति मानव के समस्त पाचक नली अर्थात ग्रासनली से लेकर मलाशय तक होती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होते रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वासनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। तो आहार नली की दीवारों से संकुचन के विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो ये कर्माकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो याद रखिएगा, इसमें आंतरिक कर्ण में होता है। आंतरिक कर्ण में, इंटरनल ईयर में ये एंडोल्फिक नामक तरल होता है। देखिए, एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लेबरिया में मौजूद होते हैं। कर्णावत वाहिनी तथा स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है दोस्तों? ये जाइमेज एंजाइम है दोस्तों। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका,
जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, कोशिश करते हैं आज दोस्तों इसको कंप्लीट कर देंगे दोबारा दूसरा सेशन ला के दोस्तों, या कल तक में इसको हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और बायोलॉजी जैसे ही दोस्तों हमारा कंप्लीट होगा तो फ्रेंड्स, उसके बाद जस्ट बाद दोस्तों हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा देखिए दोस्तों, बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद हम लोग का है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।